अस्सलाम वालेकुम, आई एम वकास अहमद और उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने सीरो टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। ये लास्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है। इससे पहले हम 6 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये नई टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है जो हमारे कोर्स में ऐड की गई है और बड़ी मज़े की क्लासिफिकेशन है, यकीन जाने। इसमें ना एक नया पैरामीटर हम लेते हैं। इसमें मॉर्फोलॉजी के हिसाब से डिवाइड नहीं करते क्रूड ड्रग्स को कि उन रूट से ले रहे हैं, शूट से ले रहे हैं, ना केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिवाइड करते हैं, ना फार्माकोलॉजिकल एक्शन के हिसाब से डिवाइड करते हैं। इसमें एक नया पैरामीटर लेते हैं हम। इसमें क्या करते हैं कि प्लांट्स के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स तलाश करते हैं पहले, उसके बाद उसको जाके किसी एनिमल्स के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और चेक करते हैं कि एंटीबॉडीज़ कैसे बन रही हैं, सेम टाइप की एंटीबॉडीज़ बन रही हैं या सेम टाइप की एंटीबॉडीज़ नहीं बन रही। यानी क्या पैरामीटर है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स according to the different types of proteins present in them to study the taxonomy is known as serotaxonomical classification। क्या डेफिनेशन है कि आपने सेरोलॉजी को यूज करते हुए टेक्सोनोमी को पढ़ना है, सेरोलॉजी को यूज करते हुए टेक्सोनोमी को पढ़ना है। दोबारा समझिए, ये जो सीरोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन है उसका वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक ये सीरो का वर्ड निकला है सेरोलॉजी से, और टेक्सोनोमिकल का वर्ड निकला है टेक्सोनोमी से। टेक्सोनोमी का आपको पता है ना कि प्लांट्स की ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, स्पीशी क्या है, जीनस क्या है, इन चीज़ों को स्टडी करना हमारे पास टेक्सोनोमी कहलाता है। और सेरोलॉजी कहते हैं एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के रिएक्शन को, एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के कम्प्लेक्स को पढ़ें आप, एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के कम्प्लेक्स को। एंटीबॉडीज़ आपको पता होना चाहिए कि एंटीबॉडीज़ किस जगह होती हैं। एंटीबॉडीज़ ब्लड के अंदर होती हैं। प्लांट्स के अंदर तो अब ब्लड होता नहीं है, तो अगर प्लांट के अंदर ब्लड ही नहीं होता तो एंटीबॉडीज़ कहाँ से आई, और एंटीबॉडीज़ नहीं आएंगी तो हम सेरोलॉजी कैसे प्लांट्स की पढ़ेंगे। अगर सेरोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम इसे सीरोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन ही क्यों कहते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। होता कुछ ऐसा है कि इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लांट की बॉडी के अंदर प्रोटीन्स तो होंगी और प्रोटीन्स एज अ फॉरेन एंटीजन काम कर सकती हैं। आप उन प्रोटीन्स को यूज़ करो और किसी एनिमल में जाके इंजेक्ट करो, और एनिमल में इंजेक्ट करने के बाद एनिमल की बॉडीज़ के अंदर देखोगे सेम टाइप्स को एंटीबॉडीज़ बनवा रहा है या नहीं, और उसके बाद अगर सेम टाइप्स की एंटीबॉडीज़ बनवा रहा है तो उसके बाद आप टेक्सोनोमी की स्टडी करो, और टेक्सोनोमी की स्टडी करने के बाद बताओ कि इनके दरमियान फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे एक प्लांट ए है आपके पास और एक प्लांट बी है आपके पास, ठीक है। प्लांट ए है और एक प्लांट बी है आपके पास। अगर इस प्लांट ए का क्लास, इसकी फैमिली और इसका ऑर्डर, ये तीनों चीज़ें इसी की क्लास, इसकी फैमिली और इसके ऑर्डर से मैच करती हैं, यानी इसकी क्लास भी इसकी क्लास के बराबर है, इसकी फैमिली भी इसकी फैमिली जैसी है, इसका ऑर्डर भी इसके ऑर्डर जैसा है। अब आप इन दोनों प्लांट्स के अंदर अगर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखना चाहते हो, इसका मतलब ये है कि अगर इसकी क्लास इसे मैच कर रही है, इसकी फैमिली से मैच कर रही है, इसका ऑर्डर उससे मैच कर रहा है, इसका मतलब ये है कि दोनों के दरमियान कोई ना कोई एवोल्यूशनरी रिलेशन या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मौजूद है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मौजूद है। अगर आप वो जेनेटिक रिलेशनशिप निकालना चाहते हैं, और वो निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। क्यों निकालना चाहते हैं? ताकि हम एवोल्यूशनरी स्टडी कर सके, एवोल्यूशनरी ट्री बना सके, उसके बाद हम जा सके कि एक तो यूनिवर्स की इब्तदा देखनी होती है कि पहले कौन सा प्लांट्स आया, उसके बाद फंगस से हम कैसे इवॉल्व हुए वगैरह वगैरह, इससे फंगस फिर एनिमल्स कैसे कैसे आगे इवॉल्व होते रहे। एवोल्यूशनरी ट्री बनाना आसान काम होता है। और दूसरा क्या होता है कि हमें ना प्लांट्स की डिफरेंट टाइप्स की क्लासिफिकेशन स्कीम पता लग जाती है। उसके बाद हम उठा के उसे उनकी रिस्पेक्टिव फैमिलीज़ के अंदर, उनके क्लास के अंदर, उनके ऑर्डर के अंदर रख देते हैं। देखिए मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक प्लांट्स है दुनिया में। एक एक प्लांट को उठा के हम सेपरेटली और इंडिविजुअली स्टडी नहीं कर सकते कि यार ये प्लांट है, इसको उठा के फलानी फैमिली के अंदर रखो, ये प्लांट है, इसको इस क्लास के अंदर रखो, इस ऑर्डर के अंदर रखो। एक एक प्लांट की हम इंडिविजुअली स्टडी नहीं कर सकते। कोई बड़े से बड़ा पीएचडी का टीचर भी हो ना, उससे जाके पता करो, उसको मुश्किल से 20 से 30 पौधों के बारे में पता होगा, उनकी टेक्सोनोमी पता होगी। टेक्सोनोमी को पढ़ना और समझना कोई खाला जी का घर नहीं है। तो टेक्सोनोमी को समझने के लिए हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशंस की हुई हैं। कभी हम सीरो टेक्सोनोमी क्लासिफिकेशन करते हैं, कभी हम केमिकल टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, कभी कैरियो टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, ताकि हम टेक्सोनोमी को आराम से पढ़ सकें, हम क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी आराम से निकाल सकें, वरना निकालना कोई खाला जी का घर नहीं है। तो इसी तरह एक क्लासिफिकेशन है सीरो टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। सीरो टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या काम करते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स है, हम वो प्रोटीन्स निकालते हैं जो एज अ फॉरेन एंटीजन काम करती हैं। फिर वो वाली प्रोटीन्स जाके हम एनिमल्स के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और एनिमल्स के अंदर बनवाते हैं एंटीबॉडीज़, और वो एंटीबॉडीज़ फिर हम मैच करवाते हैं
एंटीबॉडीज़ हम क्या करते हैं, मैच करवाते हैं। मिसाल के तौर पे 2 डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स थे, एक प्लांट ये था, डिफरेंट टाइप के प्लांट थे, प्लांट बी था और वो प्लांट ए था। इस प्लांट्स के भी हमने प्रोटीन्स निकाली और वो भी प्रोटीन्स जाके हमने एनिमल्स के अंदर इंजेक्ट की और उस एनिमल्स के अंदर भी एंटीबॉडीज़ बनी। अब हम इस एनिमल की और इस एनिमल की एंटीबॉडीज़ चेक करेंगे। अगर दोनों की एंटीबॉडीज़ मैच हो जाती हैं तो अब हमें पता लग जाएगा कि यार इन दोनों के दरमियान टेक्सोनॉमिकल कोई ना कोई रिलेशनशिप है, इनकी फैमिली सेम हो रही है, इनकी क्लास सेम हो रही है या इनकी जीनस सेम हो रही है, कोई ना कोई इशू ज़रूर है। मैं आपको ये शायद साफ नज़र ना आ रहा हो, मैं सेपरेटली आपको इसका मेथड अभी जी मेथड की तरफ आते हैं। मेथड की तरफ जाने से पहले मैं एक बार दोबारा आपको बता दूँ कि सीरोटेक्सोनॉमी क्या है। सीरोटेक्सोनॉमी ये है कि प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं, आप उन प्रोटीन्स को यूज़ करो, उनको एनिमल्स के अंदर इंजेक्ट करो और चेक करो कि डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडीज़ बन रही है या नहीं। इसको हम सीरोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, यानी सीरोलॉजी को यूज़ करके टेक्सोनॉमी को पढ़ना, सीरोलॉजी को यूज़ करके टेक्सोनॉमी को पढ़ना, दिस इज़ नोन एज सीरोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ये बताया आपको ज़रूरी क्यों होती है, ताकि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पता लग सके। डिफरेंट टाइप्स की प्लांट्स की जो है स्पीशीज़ को हम उनके रिस्पेक्टिव फैमिलीज़ के अंदर, क्लास के अंदर, ऑर्डर्स के अंदर रख सकें, इसलिए हम पढ़ते हैं। दोबारा मैं मेथड की तरफ आता हूँ। मेथड मिसाल के तौर पे एक प्लांट ए है आपके पास और एक प्लांट बी है आपके पास। इस प्लांट ए को और प्लांट बी की हम सीरोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, यानी इनको सीरोटेक्सोनॉमी के हिसाब से डिवाइड करना चाहते हैं। इस प्लांट के अंदर भी कोई ना कोई प्रोटीन्स होंगी, उसके प्लांट के अंदर भी कोई ना कोई डेंजरस प्रोटीन नॉर्मली हम कह सकते हैं। इसकी प्रोटीन्स को बाहर निकालो किसी भी तरीके से और इसकी प्रोटीन्स को भी बाहर निकालो। नॉर्मली ना हम प्रोटीन्स निकालते हैं सीड से बाहर। किससे बाहर निकालते हैं? सीड से, क्योंकि सीड्स वाइज एक ऐसी स्टेज होती है जिसके अंदर तमाम के तमाम जीन्स एक्सप्रेस होते हैं। जिस तरह हम एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में होते हैं ना, अगर हमारा एम्ब्रियो चेक किया जाए और जो माइस होता है उसका, खरगोश का चेक किया जाए, कुत्ते का, बिल्ले का, तमाम के जो एवोल्यूशनरी रिलेशन, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है वो मैच कर रही होती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम ना हमारे तमाम के तमाम जीन्स एक्सप्रेस हुए होते हैं और हमारी जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो मैच हो रही होती है। इसी तरह हम सीड लेते हैं क्योंकि सीड के अंदर तमाम के तमाम जो क्रोमोसोम्स होते हैं या जीन्स होते हैं वो एक्सप्रेस हुए होते हैं और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मैच होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो पहला काम क्या करते हैं, हम प्लांट के अंदर से डिफरेंट्स की प्रोटीन्स निकालते हैं। आपको पता है ना, प्रोटीन निकालने के प्रोसीजर भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम होते हैं, वो जाते हैं जीन्स को कट करते हैं रिस्पेक्टिव जगह से, मैसेंजर आरएनए बनवाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होती है, प्रोटीन्स बनती है, फिर हम प्रोटीन्स को बाहर निकालते हैं। वो प्रोटीन बाहर निकालनी है, उस प्रोटीन्स को इंजेक्ट कर देना किसी भी एनिमल के अंदर। मिसाल के तौर पर चूहे के अंदर इंजेक्ट कर दें, रैट के अंदर इंजेक्ट कर दें, किसी भी चीज़ के अंदर। अब एनिमल के अंदर इंजेक्ट करने के बाद एनिमल की बॉडी में से ब्लड निकालना है और ब्लड के अंदर से एंटीबॉडीज़ निकालनी है, ब्लड के अंदर से एंटीबॉडीज़ निकालनी है। अगर वो वाली एंटीबॉडीज़ इस प्लांट की और इस प्लांट की मैच कर जाती हैं, आपको पता है ना डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडीज़ होती हैं, IgA एंटीबॉडीज़, IgG एंटीबॉडीज़, IgM एंटीबॉडीज़, डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो एंटीबॉडीज़ मैच अगर कर जाए, यानी इस प्लांट की इस प्लांट के अंदर से जो प्रोटीन निकाली थी और इस प्लांट के अंदर से जो प्रोटीन निकाली थी, दोनों की जो है ना एंटीबॉडीज़ मैच कर रही हैं। पता कैसे लगेगा दोनों की एंटीबॉडीज़ मैच कर गई है? यानी क्या काम करेंगे, ये जो एंटीबॉडीज़ बाहर निकली हुई ना, इस एंटीबॉडीज़ को हम बाहर निकालेंगे, एंटीबॉडीज़ को बाहर निकालेंगे और यही वाली जो प्रोटीन थी इसको बाहर ना जो इन विट्रो मेथड से एक्स विट्रो मेथड से आप कह सकते हैं, यानी आर्टिफिशियली वही वाली प्रोटीन और इन एंटीबॉडीज़ का दोबारा रिएक्शन करा देंगे। अब एंटीजन एंटीबॉडीज़ का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और यहाँ पे कोगुलेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कोगुलेशन हो जाएगी। जैसे ही कोगुलेशन हो जाएगी इसका मतलब ये है कि ये वाली प्रोटीन ने यही वाली एंटीबॉडीज़ बनवाई हुई है, इसी वजह से ये कोगुलेशन हो गया। इसी तरह हम ये वाली प्रोटीन भी लेंगे, इसकी एंटीबॉडीज़ के साथ दोबारा रिएक्शन कराएंगे, अगर दोबारा कोगुलेशन हो जाती है इसका मतलब ये है कि इसी वाले प्रोटीन ने ये वाली एंटीबॉडीज़ बनवाई हुई है, वरना कोगुलेशन नहीं होगी। अगर डिफरेंट टाइप्स की, क्योंकि डिफरेंट एनिमल है, एनिमल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का अटैक भी होता है, लाखों किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा रहे हैं, उसकी ब्लड के अंदर ऑलरेडी लाखों किस्म की प्रोटीन एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं। तो हम अगर डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडीज़ तो नहीं उठा ली, उसको चेक करने के लिए लास्ट में हम प्रोटीन्स को लाजमी जो है ना इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं ताकि कोगुलेशन को चेक कर सके या ना चेक कर सके। तो सीरोटेक्सोनॉमी एक नई दुनिया है, एक नई इसकी अभी ब्रांच बना दी गई है और इसकी स्टडी हो रही है। ठीक है, क्यों स्टडी हो रही है? ताकि हम प्लांट्स की टेक्सोनॉमी को आराम से स्टडी कर सकें। एक तो इसकी वजह से ना सीरोलॉजी को पढ़ना आसान हो गया, सीरोलॉजी की वजह से हम कैंसर के इलाज की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी हमें एंटीबॉडीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि यार एंटीबॉडीज़ बनती कैसे हैं, किस तरह डिफरेंट टाइप्स की प्लांट्स की प्रोटीन्स हैं जो नुकसानदेह हो सकती हैं और जो फ़ायदेमंद हो सकती हैं, इससे हमें फ़ायदेमंद प्रोटीन्स पता लग जाती है
उससे हमें एंटीबॉडीज़ पता लग सकती हैं और फिर वो एंटीबॉडीज़ को हम इलाज के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह एंटीफेरॉन बनाते हैं हम, एंटीवायरल प्रोटीन्स होती हैं, वो बेसिकली क्या होती है, वायरस के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ होती हैं जो हम इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वायरल अटैक हमें फ़र्दर नहीं हो पाते। इसी तरह अगर हमें क्रूड ड्रग के ख़िलाफ़ क्रूड ड्रग्स बनाने हैं अच्छे तरीके से और एंटीबॉडीज़ के ख़िलाफ़ बनवाने हैं या एंटीबॉडीज़ से बनवाने हैं, तो उसके लिए सीरोलॉजी को बढ़ना चाहिए। और अगर हम इसी तरह प्लांट से हासिल करना चाहते हैं तो सीरोलॉजी के साथ साथ टेक्सोनोमी को भी पढ़ना ज़रूरी होता है। इसीलिए इन दोनों ब्रांच को मिला के सीरो टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन या सीरो टेक्सोनोमी नाम की एक और नई ब्रांच बना दी गई है, ताकि दोनों के रिलेशनशिप पता लग सके और दोनों की कंपैरेटिव स्टडी हो सके, ताकि आसानियाँ पैदा हो सके। इनके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है? देखिए, फ़ायदा तो सबसे बड़ा ये है कि हमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पता लग जाता है, ठीक है, प्लांट्स के दरमियान कौन कौन से एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। दूसरा फ़ायदा ये है कि प्लांट्स की स्टडी आसान हो जाती है और उनको हम रिस्पेक्टिव क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीशी और फैमिलीज़ के अंदर रख सकते हैं, ठीक हो गया। और नुकसान सबसे बड़ा ये है कि एक तो ना हमें एंटीबॉडीज़ को तलाश करने में बड़ी मुश्किलात होती है कि यार ये वाली जो एंटीबॉडीज़ है वाकई इसी ने बनवाई हुई है या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ने आके तो नहीं बनवा दी। क्योंकि अगर ये वाली प्रोटीन IgA बनवा रही है, IgA एंटीबॉडी या IgM एंटीबॉडी बनवा रही है, और कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी IgA IgM बनवा रहे हैं, तो उनको पहचानना और उनको सेपरेट करना बड़ा टफ काम होता है। फिर कोई एंटीबॉडीज़ की मैचिंग ना हो जाए, ये गलती का चांस होता है। एक डिसएडवांटेज ये होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि एंटीबॉडीज़ किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लेके हम समझ रहे होते हैं कि यार ये हमने इसी प्लांट्स के एंटीजन, इस प्लांट की जो प्रोटीन ली थी उससे एंटीबॉडीज़ बनवाई हैं, ये गलती के चांसेस होते हैं। दूसरा, प्लांट्स के अंदर से प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने आपको बताया ना, सीड में से एक्सट्रैक्ट करते हैं और सीड तो सॉलिड होता है, उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को इंजेक्ट करना, उसके बाद प्रोटीन्स बनवाना, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से बड़ा टफ काम। और अगर प्रोटीन बन जाए उसे बाहर निकालना, और बाहर निकालने के बाद उसे एनिमल की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना, ये और ज़्यादा टफ काम है और मुश्किल काम है। इसमें गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और यही दो बड़े बड़े नुकसान थे और वो दो बड़े बड़े फ़ायदे थे। उम्मीद है कि लास्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।